इस वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वह है विद्युत ऋणात्मकता, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इससे काफ़ी हद तक संबंधित एक विचार और भी है जिस पर हम बात करेंगे, और वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये एक दूसरे से इतने निकटतम रूप से संबंधित हैं कि सामान्यतः यदि किसी चीज़ की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो उनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है। लेकिन इनका अर्थ क्या है? वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता यह है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को कितना आकर्षित करता है, वह इलेक्ट्रॉनों को कितना पसंद करता है, यही इलेक्ट्रॉन बंधुता है। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता ये थोड़ी अधिक विशिष्ट है। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई परमाणु किसी सहसंयोजक आबंध का हिस्सा होता है, जब वह किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा होता है, तो वह उस सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉनों को कितनी बुरी तरह से हड़पना चाहता है, ये है विद्युत ऋणात्मकता। अब इलेक्ट्रॉनों को हड़पने से मेरा क्या मतलब है, चलिए इसे लिख लेते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि परमाणु कितनी बुरी तरह से इलेक्ट्रॉनों को हड़पना चाहता है। और स्पष्ट रूप से ये एक अनौपचारिक परिभाषा है, इनफॉर्मल डेफिनेशन है। इसे ऐसे समझिए कि जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है वह सहसंयोजक आबंध में दूसरे पक्ष की तुलना में इलेक्ट्रॉन को खुद के करीब रखना ज़्यादा पसंद करता है। और किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉन कितने पसंद हैं, या फिर कहें इलेक्ट्रॉनों के प्रति उसका लगाव कितना है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक संबंधित धारणाएं हैं। ये सहसंयोजक आबंध के संबंध में है, यानी कि सहसंयोजक आबंध के संबंध में यदि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं तो वह और कुछ नहीं बल्कि विद्युत ऋणात्मकता ही है। और जबकि इसे आप थोड़ा व्यापक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में सोचने के लिए, ताकि यह थोड़ा और अधिक ठोस हो सके, आइए सहसंयोजक आबंधों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण को देखते हैं, जो कि है जल। जैसा कि आप जानते हैं कि जल यानी कि H2O में ऑक्सीजन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन में एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हाइड्रोजन काफी खुश होगा यदि यह किसी तरह यह दिखा सके कि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऐसा एक कर सके तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक अस्थायी होगा, हीलियम की तरह। क्योंकि पहले कोश जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, बाकी सभी को 8 की आवश्यकता होती है। तो अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल सके तो हाइड्रोजन महसूस करेगा कि मैं हीलियम की तरह अस्थायी हूं। और ऑक्सीजन को लगेगा कि यदि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं नियॉन की तरह अस्थायी हो जाऊंगा। और इस प्रकार होता यह है कि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के लिए इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया जा सकता है, ताकि हाइड्रोजन को ऐसा महसूस हो कि वह दोनों का उपयोग कर रहा है, और वह अधिक अस्थायी हो जाता है, या वाय कक्षक को अधिक अस्थायी बनाता है, या फिर कहें हाइड्रोजन को अधिक अस्थायी बनाता है। और इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ साझा किया जा सकता है, और हाइड्रोजन एक प्रकार से हीलियम जैसा महसूस कर सकता है। और तब ऑक्सीजन को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि यह एक लेन देन है, कि किसी चीज के बदले में कुछ मिल रहा है। इसे इन 2 हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इसलिए यह महसूस कर सकता है कि यह नियॉन की तरह अस्थायी है। लेकिन जब आपके पास सहसंयोजक आबंध होते हैं, केवल उस स्थिति में जब वे समान रूप से विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो आपके पास ऐसी परिस्थिति होगी जहां शायद वे इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहे हो। और यहां तक कि वहां भी अणु के बाकी हिस्से में क्या होता है वह मायने रख सकता है। लेकिन जब आपके पास ऐसा कुछ होता है जहां आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहां उनके पास समान विद्युत ऋणात्मकता नहीं है। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों पर कब्जा करना अधिक पसंद है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ एक समान समय नहीं बिताएंगे। यहां मैंने इन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को इन बिंदुओं के रूप में चित्रित किया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वास्तविक नाभिक के चारों ओर इस प्रकार की धुंधली अवस्था में होंगे। और इसलिए इस प्रकार के सहसंयोजक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन जो इस आबंध को दर्शाते हैं, ये हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन के चारों ओर अधिक समय बिताएंगे। और यही चीज यहां भी होगी। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन के चारों ओर अधिक समय बिताते हैं। इसलिए यहां आंशिक ऋणावेश बनता है और इस ओर आंशिक धनावेश बनता है। और यही कारण है कि जल में कई गुण हैं। हम किसी और वीडियो में इसके बारे में अधिक गहराई से जानेंगे। और जब आप कार्बनिक रसायन का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं,
तो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर होने वाली बहुत सी अभिक्रियाओं की भविष्यवाणी वहां की जा सकती है, या कहें बनने वाले बहुत से संभावित अणुओं की भविष्यवाणी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर की जा सकती है। और विशेषकर जब आप ऑक्सीकरण संख्या और इस तरह की चीजों में जाना शुरू करते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता आपको बहुत कुछ बताएगी। अब जब हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो आइए थोड़ा सोचें कि जैसे जैसे हम समूह 1 से समूह 17 यानी कि हाइड्रोजन के समूह तक जाते हैं, यहां से यहां तक जाते हैं इस आवर्त में, तो आपको क्या लगता है कि विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति क्या होगी? और एक बार फिर इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि हम आवर्त सारणी के छोर पर स्थित समूहों के बारे में सोचें। आप सोडियम के बारे में सोचिए, क्लोरीन के बारे में सोचिए। यहां मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप वीडियो को रोककर इसके बारे में सोचें। मान लेते हैं कि आपने विचार किया होगा इस पर, और यह कुछ मायनों में वही विचार है जो आयनीकरण ऊर्जा का है। सोडियम जैसी किसी चीज के सबसे बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए उस कोश को पूर्ण करना कठिन होगा, और इसलिए अस्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे छोड़ देना अधिक आसान होगा, ताकि वह नियॉन जैसे अस्थायी विन्यास तक पहुंच सके। तो वास्तव में ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। यह हमने आयनीकरण ऊर्जा वाले वीडियो में देखा है, इसलिए इसकी आयनीकरण ऊर्जा कम है। गैसीय अवस्था में सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्लोरीन इसके विपरीत है। यह अपना कोश पूरा करने के लिए केवल एक कदम दूर है। उसके लिए सबसे आखिरी विकल्प होगा इलेक्ट्रॉन को देना। वह वास्तव में बहुत बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ताकि वह आर्गन जैसे विन्यास को प्राप्त कर सके, ताकि वह अपना तीसरा कोश पूरा कर सके। इसलिए यहां तर्क यह है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देने में कोई आपत्ति नहीं करता है, जबकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना बहुत पसंद होगा। अतः क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संभावना अधिक होती है, जबकि सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहां जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अब आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे आप समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रवृत्ति क्या होगी? वैसे मैं आपको एक संकेत देता हूं। यहां परमाणु त्रिज्या के बारे में सोचें और वीडियो को रोककर सोचें कि आपके अनुसार प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड क्या है। क्या नीचे की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होगी या फिर बढ़ेगी? तो एक बार फिर मैं मान रहा हूं कि आपने प्रयास किया होगा। जैसा कि परमाणु त्रिज्या वाले वीडियो से हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हम अधिक से अधिक कोशों को जोड़ते जा रहे हैं, और सीजीएम के सबसे बाहरी कोश यानी कि छठवें कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ इस समूह के सभी तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन सीजीएम के बाह्य कोश में जो एक इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से बहुत दूर है, हाइड्रोजन या लिथियम के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की तुलना में। इसलिए नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक हस्तक्षेप होता है, और बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर भी है, तो इसे पकड़ना आसान होता है। अतः सीजीएम के इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बहुत संभावना है अगर हम हाइड्रोजन की तुलना में देखें तो। अतः जैसे जैसे आप समूह में नीचे जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो इस आधार पर परमाणुओं में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन से होंगे? वैसे वो वही होंगे जो आवर्त सारणी के शीर्ष पर हैं और दाईं ओर हैं। तो ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हैं। हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये वास्तव में इतने अभिक्रियाशील है नहीं। वे सहसंयोजक आबंध भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये संतुष्ट हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन लेना या देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो सभी हैं, ये कभी कभी सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, और जब भी ये सहसंयोजक आबंध बनाते हैं तो वास्तव में उन इलेक्ट्रॉनों को हड़पना पसंद करते हैं। अब सबसे कम विद्युत ऋणात्मक, जिन्हें कभी कभी बहुत विद्युत धनात्मक भी कहा जाता है, वे कौन से हैं? वैसे ये नीचे बाईं ओर है, यहां पर ये वाले। यहां आप जानते हैं कि सीजीएम के मामले में इसके पास देने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो इसकी अस्थायी अवस्था में ले जाएगा इसे, जैसे कि जेनॉन। या इन समूह 2 के तत्वों के मामले में इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना ज्यादा कठिन है। इसलिए ये खुशी खुशी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और जेनॉन जैसा अस्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे। और ये बड़े परमाणु हैं, इसलिए बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन धनात्मक नाभिक की ओर कम आकर्षित होते हैं। अतः आवर्त सारणी में जैसे जैसे आप नीचे बाईं ओर से ऊपर दाईं ओर जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है।